कुछ निद्रा की स्थिति में आ गए थे। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित एमएसएमई मंत्री हमारे भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, अनुराग जैन जी, जयपाल सिंह चावला जी, हमारे एमपी भाई शंकर ललवानी जी, इमरती देवी जी, सावन सोनकर जी, निशांत खरे जी, महेंद्र जी हार्डिया, रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आकाश विजयवर्गीय जी, पी नरहरि जी, ऊपर बैठे और नीचे उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, और केवल इस हाल में नहीं, आज मध्य प्रदेश के सैकड़ों कॉलेजेज में 5 लाख से ज्यादा नौजवान इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं और इसलिए यहां बैठे और अलग अलग कॉलेजेस से जुड़े हुए मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, तुम सबको बहुत प्यार और आशीर्वाद। भोपाल के हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और अटल जी ने भी कहा था, कोशिश करने वालों की। और आज मैं कह रहा हूं, मेरे बेटा बेटियों, तुम मुझे आइडिया दो, मैं तुम्हें अवसर दूंगा। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास योग्यता है, इनोवेटिव आइडियाज है हमारे पास। अगर उनको ठीक दिशा और सहयोग मिल जाए तो मेरा विश्वास है, अकेला इंदौर नहीं, इंदौर तो करेगा ही चमत्कार। और अनुराग जैन जी हमें डरा रहे थे कि अभी मीलों पीछे है। अब हम पीछे नहीं रहेंगे। इंदौरियंस का और मध्य प्रदेश का संकल्प है, जैसे गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ा, वैसे हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में बेंगलोर हैदराबाद को भी पीछे छोड़ेंगे। बोलो, चुनौती स्वीकार है? ऐसे काहे को बोल रहे हैं? बोलो तो जोर से बोलो, चुनौती स्वीकार है। ये इंदौर है जिसने तय कर लिया स्वच्छता में नंबर 1 तो नंबर 1। और नंबर 1 भी ऐसे हुए कि अब तो ये विचार हो रहा कि इंदौर को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दो, नहीं बाकी कोई नंबर 1 आ ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बना दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। और एक बात मैं कहता हूं केवल अपने बच्चों से, एक नरेंद्र ने कभी कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। आज मैं यही कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के नौजवानों से, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। ये कर्मकांड नहीं है, ये कार्यक्रम केवल। आज स्टार्टअप पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों लॉन्च कर रहे हैं। अब पॉलिसी के बारे में मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, पूर्व वक्ताओं ने एक एक बात बताई है, आपके सामने रखी है, लेकिन मैं आपको प्रेरित करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। और इतना कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी जिस दिन हमने स्टार्टअप्स का संवाद प्रारंभ किया था, अभी आपके सामने ये बताया है कि हमारे नौजवानों ने जो जो सुझाव हमको दिए थे, अक्षरशः उनका पालन करते हुए हमने ये स्टार्टअप्स की पॉलिसी लेकर आए हैं। अब पॉलिसी आपके पास है, और अकेली पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी में जो संकल्प हमने लिए हैं, जो वादे हमने किए हैं, जो वचन हमने दिए हैं,
मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, उनको लागू करवाने के लिए मामा भी तुम्हारे साथ है। बस तुम संकल्प लेके आगे बढ़ जाओ। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हमारे पास दूरदर्शी नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। स्थिर सरकार है, ग्रोथ रेट लगातार हमारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। उस मुकाम को छूने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये अनुराग जैन भी अभी कह रहे थे, एक जमाना था जब स्टार्टअप के बारे में चर्चा करना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, हमारा प्रदेश तो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। अब कई बच्चे जो बाद में 2003 के पैदा हुए, उन्हें तो वो मध्य प्रदेश देखा ही नहीं है। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था। लेकिन वहां से हम तेजी से आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ठीक किया है। कृषि उत्पाद में हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि गेहूं लगभग 20 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर देंगे। एमपी वीड, सोने जैसे दाने हमारे ही पास है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की करंट प्राइजेज पे ग्रोथ रेट है 19.7%, देश में सबसे ज्यादा करंट प्राइजेज पे। पर कैपिटा इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है। जीडीपी हमारी लगातार बढ़ रही है। पहले देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.6% था, बढ़ के 4.6% हो गया है। हमने सफलता के नए आयाम हासिल किए हैं। और आज कुछ चीजों की बात शंकर ललवानी जी भी कर रहे थे, ओम प्रकाश सकलेचा जी भी कह रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज स्टार्टअप्स का पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार किया। देखिए, मेरा एक संकल्प है, वह रोजगार। और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस। हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर शुरू किया था, प्रारंभ किया था। 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा था। 16 फरवरी को 5,02,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 को। एक नहीं, अनेकों योजना, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब मध्य प्रदेश का नौजवान स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी ओम प्रकाश सकलेचा जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास का पूरा इकोसिस्टम आज तैयार है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टर फ्रेंडली उद्योग नीति है हमारी। एमएसएमई की हमने नई नीति लागू कर दी है। स्टार्टअप की पॉलिसी आज लागू हो रही प्रधानमंत्री जी के हाथों। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। चावल के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए हम राइस मिलिंग की नई नीति ला रहे हैं। सेक्टर ऑटोमोबाइल का हो, इंजीनियरिंग का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, हमारे फोकस में ये सब सम्मिलित है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी की नीति भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी हमने काफी तेजी से काम किया है। उसके विस्तार में जाने का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने का 2016 में हमने प्रयास प्रारंभ किया था। और उस समय हमने इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति हम लेके आए थे। इस नीति के कारण
यहां स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बना और इसके परिणाम स्वरूप स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत लीडर स्टेट के रूप में भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। अभी जो हमने प्रयास प्रारंभ किए वो लगभग 26 जनवरी से प्रारंभ किए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 26 जनवरी से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए मध्य प्रदेश में आ चुकी है, विशेषकर इंदौर में 700 करोड़ की। अभी भी फंडिंग के लिए कई इन्वेस्टर तैयार हैं। ये स्टार्टअप के इकोसिस्टम के परिणाम है कि अब स्टार्टअप मध्य प्रदेश के केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, प्रदेश के कोने कोने से संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग और प्रदेश के युवाओं का जो नवाचार है उसके कारण 6 सालों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 7 से बढ़ के 1937 हो गई। ये पुराने आंकड़े हैं और इनमें से भी 43% स्टार्टअप्स बेटियों के हैं, महिलाओं के हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने कहा कि हमारे नौजवानों में जोश है, जुनून है, जज्बा है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है और छोटे से छोटे शहर, छोटे छोटे शहरों से हमारे बेटा बेटी नए नए आइडिया लेकर आ रहे हैं। एक आइडिया सचमुच में दुनिया बदल देता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जितनी जरूरी सुविधाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, कारपोरेट्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेंचर कैपिटल फंड और नई स्टार्टअप नीति जो आज प्रधानमंत्री जी के हाथों लॉन्च होगी। मैंने बताया कि 26 जनवरी को स्टार्टअप समिट के दौरान हमने जो देखा और महसूस किया, जो सुझाव नौजवानों ने दिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए टीम मध्य प्रदेश ने इस स्टार्टअप पॉलिसी की नीति को अंतिम रूप दिया है और आज प्रधानमंत्री जी के हाथों शुभारंभ होने वाला है। स्टार्टअप्स के फैसिलिटेशन और नीति के अंतर्गत जो मुख्य विशेषता इस पॉलिसी की है, फैसिलिटेशन एवं नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ अलग से स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का प्रावधान इसमें किया है। इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम में चयनित स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों को निवेश पर सहायता, लीज रेंटल सहायता, पेटेंट हेतु सहायता, क्षमता विस्तार के लिए सहायता, स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम आयोजन के लिए सहायता और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्पाद आधारित स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि हेतु उन्हें सुविधाओं का विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया गया है। और अगर कोई बेटियां अपना स्टार्टअप प्रारंभ करती है तो उनके द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी किया गया है। स्टार्टअप्स को फंड आसानी से मिल सके, इसके लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप और उससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और इस पोर्टल को हमने भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से भी जोड़ने का काम किया है। जिन क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं हैं उनको भी हमने चिन्हित करने का काम किया है। कोरोना काल में बिजनेस करने के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्टार्टअप
के माध्यम से उद्यमशीलता अर्थव्यवस्था की नई बैकबोन बनकर उभर रही है। मध्य प्रदेश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए स्टार्टअप स्थापित होने के लिए भी स्पेस काफी है, संभावनाएं बहुत है। हम इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने का गंभीर प्रयास करेंगे। और मुझे जो दिखाई देता है किन क्षेत्रों में स्टार्टअप केवल एक आईटी या किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, मध्य प्रदेश प्राकृतिक और जैविक खेती में देश को लीड करता है। आज भी 17.5 लाख हेक्टेयर में हमारे यहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। एक ये क्षेत्र है, कृषि के विविधीकरण का क्षेत्र है। एक जिला एक उत्पाद के हमारे अनेकों प्रोडक्ट हैं जिन पर बहुत तेजी से हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये सेक्टर भी हमारे सामने खुला हुआ है। सोलर परियोजनाएं हैं। अभी ओंकारेश्वर डैम में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने वाले हैं और सोलर की जितनी क्षमता है मध्य प्रदेश की, उसका पूरा दोहन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशन एंड गेमिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, आईटी का क्षेत्र तो है ही। और इसलिए आज मैं आपसे अपील करता हूं प्रदेश के नौजवानों से कि आज प्रधानमंत्री जी के हाथों ये नई हमारी स्टार्टअप पॉलिसी आएगी। जब मैं अभी एग्जीबिशन में गया तो एक नौजवान ने मुझे कहा, मामा एक सवाल करना चाहता हूं। अब मैं जरा जल्दी में था, फिर भी चलते चलते मैंने पूछा बताओ। तो उसने मुझे ये बताया कि दिल्ली में और बाकी जगह स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है। अब दिल्ली में कम और मध्य प्रदेश में ज्यादा, ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। और इसलिए जिस बेटे ने कहा था उसकी बात पर भरोसा करते, उसने मुझे बताया कि केवल 500 रुपया स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यही बताया था। 500 लगती है कि वैसे ही बताया था। अच्छा, दिल्ली में जितनी लगती है उससे कम ही लगेगी मध्य प्रदेश में, हम आज तय कर देते हैं। अब शंकर ललवानी जी अपने एमपी है, अब ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली सस्ती और इंदौर महंगा। मेरे बच्चों के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं चलेगा। और पॉलिसी में भी चिंता मत करना, और कोई परिवर्तन की जरूरत होगी तो अब आज पॉलिसी बन गई तो कोई ब्रह्मा जी ने लिख के थोड़ी भेज दी है, क्या बदल नहीं सकती। मामा है, फिर बदल देगा, चिंता मत करना। तुम तो हिम्मत से आगे बढ़ने का काम करो। आज जो बात कही जा रही थी, शंकर ललवानी जी कह रहे थे कि 500 लोगों का इंक्यूबेशन सेंटर जल्दी खोलो, फिनटेक सिटी बनाओ। तो आइडिया तो पूरा करेंगे। शंकर काय को चिंता करते हो तुम? शंकर हम शिव शंकर की जोड़ी है। अजय का नई आईटी पॉलिसी जल्दी आनी चाहिए, तो हमारी पॉलिसी बनकर तैयार है। सकलेचा जी अब क्यों देर लगाई, फटाफट लेके आ जाइए उसको। पॉलिसी बनकर तैयार होगी तो वो भी जल्दी आ रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्टार्टअप विलेज खोला जाए, ये भी आपने कहा है। और इंदौर में इनोवेशन लैब बनाई जाए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और रोबोटिक्स पर काम किया जाए, जो सबके लिए ओपन फॉर ऑल हो। और इसके साथ एक और बात आपने कही है कि इंदौर में वर्ल्ड स्टार्टअप समिट जैसा आयोजन है। तो भाई इंदौर में आज मैं बता दे रहा हूं, 7 और 8 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ऑनलाइन देखें, हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अभी आने वाले हैं कुछ ही क्षणों की दूरी पर। अभी आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आने की खबर से ही आप इतने उत्साहित है कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप अब बिल्कुल उड़ान भरने को तैयार है।
माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ गए, तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में अपने प्रिय प्रधानमंत्री, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश के लाखों लाख बेटे बेटियां आज पूरे मध्य प्रदेश में जुड़े हैं, उनकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के फिर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी रनवे पे हम चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब हम लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, टेक ऑफ के लिए खड़े हैं। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है तो जोर से बताओ, सही बात है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से स्टार्टअप पर मध्य प्रदेश ने तेजी से काम प्रारंभ किया और हमारा सौभाग्य है आपके हाथों आज मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का लॉन्च होगा और मध्य प्रदेश के नौजवान, उस पॉलिसी के बारे में हम बता चुके हैं, सारे मित्र नौजवान जानते हैं। अब तेजी से मैं आज का केवल बताना चाहता हूं, 26 जनवरी को हमने स्टार्टअप संवाद किया था, तब से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग नए स्टार्टअप्स को मिल चुकी है, हमारे स्टार्टअप्स को मिल चुकी है। कई इन्वेस्टर आज आए हुए, अलग अलग सत्र दिन भर चले। मैं तो प्रधानमंत्री जी केवल इतना ही संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश स्टार्टअप के क्षेत्र में भी, हमने कृषि के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब उद्योग और विशेषकर स्टार्टअप के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित करके ही चैन की सांस लेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से। क्योंकि हम सब अब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सुनेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इसलिए मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इसलिए मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप के नए नए मील के पत्थर खुद गढ़ेगा, आत्मनिर्भरता की राह पर और आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार उन्नति कर रहा हमारा स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं, जो अपने डायनेमिक आइडियाज और लगन से लगातार सफलता के कीर्तिमान रच रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना की दिशा में संकल्पित प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम निर्मित हुआ है। ये प्रदेश के सुदृढ़ इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि आज स्टार्टअप्स केवल बड़े शहरों तक सीमित न होकर प्रदेश के कोने कोने में संचालित हो रहे हैं, जो आईटी, इंजीनियरिंग, डिजाइन और एग्रीकल्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों से लगातार चर्चा और देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन के बाद स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 लागू की गई है।
नीति में स्टार्टअप्स को विभिन्न स्तर पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें प्रोफेशनल स्टार्टअप से जुड़े सभी विषयों पर स्टार्टअप्स की मदद करेंगे। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराने के लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था कर रही है। स्कूल कॉलेज स्तर से ही युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को विकसित करने का प्रयास भी कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों एवं इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। नई स्टार्टअप नीति से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में महिला संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयास से 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हैं, जिनमें 800 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों के हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया और वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना भी है। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप राज्य में निर्मित इकोसिस्टम से लाभान्वित होकर यूनिकॉर्न बनते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं। देश के प्रति एक जुड़ाव और लगाव, देश के लिए कुछ देश के प्रति जुड़ाव और लगाव, देश की सहायता वितरित करें, रिमोट पर बटन दबाकर कृपया मध्य प्रदेश स्टार्टअप और अब श्री अर्णव गुप्ता और श्रीमती अनुभा सिंघे को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मानो वट वृक्ष है एमपी स्टार्टअप पोर्टल। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया एमपी स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अर्थ समझाया और उन्हें स्वयं को स्वयं की पहचान पर गर्व करना सिखाया। आज हमारे बीच माननीय मध्य प्रदेश राज्य के ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे युवा अपने कामयाब और नायाब स्टार्टअप्स के साथ आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक भी हैं और बहुत उत्साहित भी हैं। सबसे पहले शॉप किराना इंदौर के युवा तनु तेजस सारस्वत आपसे बातचीत करना चाहेंगे। माननीय सारस्वत जी नमस्ते। नमस्ते सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मेरी तरफ से और पूरे स्वच्छ भारत इंदौर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु तेजस सारस्वत है। मैं एक संस्था चलाता हूं शॉप किराना नाम से अपने 2 पार्टनर के साथ में, दीपक धनोतिया और सुमित गुड़ावत। शॉप किराना हिंदुस्तान की किराना दुकानों को सशक्त कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि किराना दुकानें हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 90% हिंदुस्तान किराना दुकानों से सामान लेता है, तो क्यों ना इन किराना दुकानों को तकनीक के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से हम जोड़ दें, उनको सशक्त करें, ताकि वो भी आने वाले समय में जितने भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। सारस्वत जी, आपका स्वयं का बैकग्राउंड क्या है और आप को ये इस क्षेत्र में जाने की कल्पना कहां से शुरू हुई?
सर मेरा बैकग्राउंड राजस्थान से है। मैं 15 साल पहले इस शहर में आया था अपनी एजुकेशन करने। 15 साल पहले ही मैंने कुछ एक बिजनेस चालू किया था। इस काम की प्रेरणा मेरे पार्टनर से मेरे को आई। मेरे जो पार्टनर है दीपक धनोतिया, उनके पिताजी की एक किराना की दुकान है, एक सेमली रूपा करके एक गांव है वहां पे। उन्होंने 20 से 22 साल तक एक किराना व्यापारी का प्रॉब्लम देखा। उसके बाद में वो वहां से निकले, गेट के टॉपर बने, गोल्ड मेडलिस्ट बने। वहां से उन्होंने पीएनजी कंपनी में ज्वाइन किया, सप्लाई चेन, जो कि टाइड की सप्लाई चेन देखते थे। पीएनजी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। उन्होंने पीएनजी की भी प्रॉब्लम देखी, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि किराना दुकान भी कंपनी तक नहीं पहुंच पा रही है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी भी किराना दुकान तक नहीं पहुंच पा रही है, और 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी किराना दुकानें हैं। क्या कोई इनको कनेक्ट कर सकता है क्या तकनीक के माध्यम से? प्रेरणा वहां से मिली सर। जब आपने शुरू किया तब क्या लगता था कि आपका अपॉर्चुनिटी कैसी है और बाद में इसमें कैसे ग्रो हुआ? सर मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने किराना दुकान को कुछ ऑनलाइन बेचने का सोचा। हमने जब चालू किया तो घर बैठे हुए हम ऑनलाइन किराना मंगा सकते हैं, लेकिन वो किराना व्यापारी जो 50 से 100 फैमिली का किराना खरीदता है, उसके लिए ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हमने 7 साल पहले कंपनी चालू करी। उस टाइम पे एक किराना दुकान में कंप्यूटर भी नहीं होता, एक मोबाइल होता है खाली, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमको जो सबसे बड़ी जो चैलेंज मिला वो ये था कि हम जो नॉन टेक सेवी हैं, ये सारे किराना दुकानें, इनको हम तकनीक पे कैसे लेके आए। पर एक बिलीफ था कि ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने बिजनेस ओनर्स है, अगर इनको वैल्यू मिल गई तो ये तकनीक पे आ जाएंगे। तो एक बड़ा हंसी सा है उसमें, जब हम शुरुआत में जाते थे तो किराना दुकान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देता था, तो हम उनको बोलते थे कि हम देखते हैं कौन जिद्दी है, आप ज्यादा जिद्दी हो या हम ज्यादा जिद्दी हैं, क्योंकि हम तो तब तक आपकी दुकान पे आएंगे जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ, आपका प्रॉफिट, आपकी जीवन कैसे बदल सकता है। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी 50,000 से ज्यादा किराने की दुकानें हमारे साथ में से जुड़ी हुई है। और वो अपना पूरा कारोबार इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं? हाँ सर, हमारे 40% अपनी दुकान का सामान वो हमारे से खरीदती हैं लगभग। अच्छा, ये बताइए आपने इंदौर को क्यों अपना केंद्र बनाया? आपके दोस्त के कारण बनाया कि और भी कोई कारण है? सर इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियां लोगों से बनती है, शहरों से नहीं बनती। तो हमको बहुत बार लोगों ने बोला कि बड़े शहर जाओ, बट जिन कंपनियों को हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो कंपनियां जहां पे बनी वहां पे दुनिया बस गई। तो हमको वो चीज बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमको कुछ करने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए। दूसरी बात सर इसमें ये कि हम पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो Tier 2 सिटी में करना चाहते थे। तो आज भी हम जो भी 4 राज्यों में काम कर रहे हैं वो सब Tier 2 सिटीज है। तो हमको लगा जो बिजनेस है वो लेबोरेटरी में नहीं बनेगा, कस्टमर के साथ में रह के बनेगा। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था, हमको लगा, हाँ जी, हाँ बताइए बताइए सर। तीसरा कारण थोड़ा बचपना सा है, बट हमको लगा अगर हम एक शहर से, इंदौर जैसे शहर से अगर काफी बड़ा काम कर सके तो हम आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सारस्वत जी कि मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, प्लेटफॉर्म बनाना वो एक काम है, लेकिन एक छोटे किराना के व्यापारी को इसके साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई ऐसी चुनौतियां भी आई होगी इसको करने में, जो बड़े सप्लायर चेन्स होंगे वो भी क्वेश्चन करते होंगे, जो क्लाइंट होगा वो भी क्वेश्चन करता होगा। तो उन सारी चुनौतियां कैसी रही और क्या परिणाम मिला? सर बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां पहले भी आई थी, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। पहले एक बिहेवियर की चुनौती थी कि कोई जो 100 लोगों को एक कागज पे ऑर्डर देता है उसको हम कैसे कन्विंस करें कि एक ऑनलाइन लेके आए। उसके लिए हमने बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल बनाया जिसमें हम उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको आपके लाइफ का टाइम बच सकता है। तो आप जो 2 घंटे 3 घंटे दुकान बंद करके भी आप जाते हैं, उसकी जगह नहीं जाके आप एक ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और वो 2 घंटे अपने परिवार के साथ में बिताएं।
आज के भी चैलेंजेस अलग है, क्योंकि अब तकनीक बहुत तेजी से आ रही है और बहुत सारा ऑनलाइन हो रहा है। जो किराना दुकानें हैं उनमें एक डर बैठा हुआ है आज कि जो ये नई कंपनियां हैं या जो मॉडर्न रिटेल्स आते हैं, क्या उनका भविष्य नहीं है क्या? हमारा ऐसा मानना है कि भविष्य है, क्योंकि मैं वो हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा जहां पे 1 करोड़ बिजनेस ओनर जो स्मॉल किराना स्टोर्स है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 90% आज भी इन्हीं से खरीदता है सामान। अच्छा सारस्वती बताइए, आपको मालूम होगा सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई हुई है स्वनिधि की, और मेरी कोशिश है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कारोबार करें। वैसे तो मॉडल वैसा ही है जैसा आपका किराना शॉप का है। क्या आप आपका शॉप किराना वाला जो इनिशिएटिव है, जो छोटे एस्टैब्लिश दुकानों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आप स्ट्रीट वेंडर के साथ इंदौर में इसका प्रयोग कर सकते हैं? उनके लिए एक सुविधा खड़ी करके एक पूरा नया इनिशिएटिव लेकर के बिल्कुल समाज के वो तबके के लोग जो डेली 25-30 घरों में जाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, दूध पहुंचाते हैं, अखबार पहुंचाते हैं, या बाकी छोटे मोटे अपना रेडी लेकर के माल बेचते हैं, उनको जोड़ सकते हैं क्या? उस पर कुछ सोचा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि तकनीक वही है और कस्टमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर प्रॉब्लम उनकी भी वही है। तो आप जो बता रहे हैं, जो छोटा ठेला चला के भी जो जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं से सब बहुत दूर से सामान खरीदते हैं। हम जो कोशिश करते हैं वो इन सभी को जोड़ के उनका एक मेन सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, जिससे उनको, जैसे किराना वालों को प्रॉफिट मार्जिन में फर्क मिलता है, वैसे इनकी भी आय में बढ़ सकती है। तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, आप जरा स्टडी कीजिए, इंदौर में इस पर कोशिश कीजिए। जिस इंदौर को आप इतना प्यार करते हो, तो मेरे लिए भी उस इंदौर के लिए कुछ कीजिए आप। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। कौन है नेक्स्ट? सर आपको तनु तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल की सुश्री उमंग श्रीधर आपसे संवाद करेंगी। नमस्कार माननीय प्रधान। उमंग जी नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम उमंग श्रीधर है और मैं भोपाल से हूँ। मैं उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हूँ। मेरी कंपनी एक इनोवेटिव हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल कंपनी है। हम लोगों ने खादी और हैंडलूम के वस्त्रों में इनोवेशन किया। कुछ 150 नए तरीकों के टेक्सटाइल का उत्पादन किया और बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचा, जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला और रेमंड्स। और ये सब कुछ हो पाया आपकी पहल। तो मेरी जर्नी और आपकी जर्नी एक साथ की शुरुआत हमने की। 2014 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आपने उस समय बोला था कि कम से कम एक खादी का वस्त्र या रुमाल भी अगर आप खरीदें तो हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। शायद उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आज अपनी ये कंपनी करीबन 1000 आर्टिजन्स के साथ मिलकर चला पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस स्टार्टअप को शुरू करने का विचार, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मोदी के भाषण हुआ और उन्होंने खादी की ओर जोड़ दिया और आप फैशन डिजाइन की दुनिया से थी, तो वो तो एक समझ गया, लेकिन उसके सिवाय भी कोई मन में कल्पना होगी आपकी? जी, तो मेरा जन्म एक्चुअली बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव किशनगंज में हुआ। और क्योंकि मैंने गांव में रह रही महिलाओं की परेशानी को बहुत नजदीक से देखा और समझा, तो जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यही समय है कि मैं अपने गांव की महिलाओं के सपनों को उड़ान दे सकूं। तो मैं वापस आई और 21 साल की उम्र में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। और अब करीबन 9 साल बाद हमारी कंपनी 1500 ऑलमोस्ट 1500 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं 10 क्लस्टर्स में, 13 क्लस्टर्स में 5 स्टेट्स के अंदर। और सर, महिलाओं से जब मैंने बात करना चालू किया और महिलाओं के साथ जब जुड़ना चालू किया तो ये पता चला कि महिलाओं को किसी भी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बहुत सशक्त हैं। हमें सिर्फ एक उन्हें प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जिस पर आकर वो अपनी शक्ति को दिखा सकती हैं। और एक छोटी सी बात, मेरा जन्म दिवस भी आपके साथ ही आता है, तो 17 सितंबर को
17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी होती है, तो कहीं ना कहीं कारीगर और हुनरमंद लोगों के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। तो यही मेरी अच्छा कहानी उमन है। जी, ये बताइए कि अब 1500 बहनें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, 13 क्लस्टर हैं, 5 राज्यों में हम काम कर रही हैं। क्या वैल्यू एडिशन हुआ होगा पहले की उनकी स्थिति और आपके जुड़ने से? किस प्रकार का बदलाव आया होगा? क्वालिटेटिव चेंज क्या आया होगा? सर, करीबन 300% इनकम इंक्रीज हमने देखा है अपनी महिलाओं की जिंदगी में। इनमें से बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थी जो कि घर से कताई और बुनाई करती थी। हमने उन्हें कुछ नए तरीके के कपड़े बनाने की प्रेरणा दी, रिसर्च और डिजाइन पर काम किया और ऐसा नया टेक्सटाइल बैम्बू और सोयाबीन और ये जो नए तरीके के टेक्सटाइल्स फाइबर्स हैं उनको यूज करके एक नया टेक्सटाइल बनाया जिसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में और वो काफी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो इसके कारण एक उनकी इनकम में इंक्रीज आया। दूसरा सर, जो हमने अभी कोविड के दौरान एक अपनी बिजनेस मॉडल में एक और नई चीज जो जोड़ी कि हमने सोचा कि सिर्फ कारीगर बनाने से मेरा एक सपना है कि मैं करीबन 10 लाख महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूँ। तो वो सपने को पूरा करने में सिर्फ कारीगर बनाने से ये सपना पूरा नहीं होगा। तो हमने बहुत रिसेंटली आज पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक क्राफ्टप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू किया। हमने करिकुलम बनाया और महिलाओं को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे कारीगर से खुद उद्यमी बन सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, गांव में बैठकर अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकती हैं। तो हमने उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल सेलिंग के तरीके सिखाए। पहला जो हमारा ये क्लस्टर है, हमने 200 महिलाओं को बाग, एक प्रिंटिंग क्लस्टर है मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस है, वहां पर 200 ट्राइबल महिलाओं को हमने ये ट्रेनिंग चालू करी है और बहुत जल्द आप इन महिलाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में सामान बेचते हुए पाएंगे। अभी आपका दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बना है कुछ? जी, हम लोगों ने हम अभी करीबन 5 देशों में अपना सामान, यूरोप के कुछ देश हैं, लंदन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपना कपड़ा सप्लाई करते हैं बहुत सारी ब्रांड्स को। सर, जो हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की बातें कर रही है, तो हर बड़ी ब्रांड के अंडर एक कैटेगरी खादी की भी हो और पूरी दुनिया खादी को पहने और उसको समझे। क्या कभी काशी में भी हाथ आजमाया है कि आप लोगों ने? जी सर, काशी मेरी सबसे फेवरेट सिटी है और पिछले साल ही मैं काशी में थी। तो सर, वहां पे मैंने बहुत कुछ बुनकरों के साथ हमने कुछ नए फैब्रिक्स को बनाने की कोशिश करी है। तो सिल्क के साथ बैम्बू, सिल्क के साथ सोयाबीन के धागे को उपयोग कर हम कुछ नए टेक्सटाइल का वहां पर निर्माण कर रहे हैं। चलिए उमंग जी, आप तो एक प्रकार से जॉब क्रिएटर के रूप में और कारीगर को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा अभियान चला रही है और मैं समझता हूं कि युवाओं को आप बड़ी प्रेरणा दे रही हैं। भगवान विश्वकर्मा के आपके आशीर्वाद बने रहे। मेरी आपको बहुत सर, आपका आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। सर, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर मैं आपको अपनी महिलाओं द्वारा बना हुआ कुछ सामान पहुंचा पाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। कल हमारी महिलाओं ने वैसे जरूर पैक पहुंचाइए। करके दिया है। जी।